हेलो बच्चों, मैं राकेश मिश्रा प्रज्ञा स्मार्ट क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रश्न बैंक का दूसरा पार्ट, मतलब चैप्टर नंबर हमारा जो 5 सतह का दूसरा पार्ट तैयारी करते हुए हैं। तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्ट्रीम को पूरा देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन तैयारी हो जाए। इससे ऑब्जेक्टिव आना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है ना, सरफेस केमिस्ट्री, इसमें 3 टॉपिक आना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला जो है अधिशोषण है, दूसरा हमारा उत्प्रेरण है और तीसरा हमारा अधिशोषण उत्प्रेरण और तीसरा हमारा क्या है, कोलाइड अवस्था है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, वन बाय वन को सिखा रहे हैं। आप बच्चों आप बने रहो लगातार हमारे साथ, बेहतरीन तैयारी इसकी हो जाएगी आपकी। ठीक है, शाबाश। चलिए, ताप बढ़ने पर अधिशोषण क्यों घटता है? देखो बच्चों, अधिशोषण इस प्रकार से होता है। किसी ठोस की सतह पर किसी द्रव या गैस का जुड़ जाना क्या कहलाता है बेटा? अधिशोषण। अच्छे ध्यान से समझ लेना इसको। देखिए, ये मान लीजिए आप यहां पे ये अधिशोषण गैस के कण यहां चिपक रहे हैं। इस तरीके से मान लीजिए कोरोना जैसे वायरस लग रहा है, ये अधिशोषक है बेटा। ये क्या है? ठोस, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक है। और ये जो गैस चिपक गई है, ये गैस के कण किसके हैं? ये कण हैं गैस के, अर्थात अधिशोष के। गैस ज्यादातर अधिशोष होती है और ज्यादातर ठोस होता है वो अधिशोषक होता है। तो ये कह रहा है ये क्रिया ऊष्माक्षेपी है, मतलब इसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। आपने 11वीं क्लास में ली-सातेले का सिद्धांत पढ़ा हो। सीधा सीधा आंसर है, ताप बढ़ाने पर क्योंकि ऊष्मा निकल रही है, मतलब कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी। और आपने भी ताप बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ाने पर हमेशा भौतिक अधिशोषण घट जाता है। देख, ऐसा ग्राफ है इसका, देख भौतिक अधिशोषण का। यहां ताप लिया गया है और यहां अधिशोषण लिया गया है। तो ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? ताप बढ़ाने पे भौतिक, ये मैं रासायनिक का खींच दिया है। देखिए, ताप बढ़ाने पे क्या होता है, दिखाइए, मैं समझाता हूं। ताप बढ़ाने पे हमेशा भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? घट जाता है सीधे। और जो ग्राफ अभी हमने खींचा था वो बहुत रासायनिक का था, पहले बढ़ता और फिर घटता, ये रासायनिक का ग्राफ। तो ये ला-सातेले के सिद्धांत लगता है यहां पे, जिससे जो है आंसर मिल जाएगा आपको। दूसरा है, क्रिस्टल रूप की तुलना में जो चूर्ण होता है वो अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों है? देखो, भौतिक अधिशोषण है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अधिशोषण अधिक होगा, क्योंकि बल अधिक होंगे ना। मैं दिखाता हूं आपको, देखो इतना बड़ा एक पीस है, इसके हम बहुत सारे छोटे छोटे 4 पीस कर दे रहे। ये 4 पीस कर दिए, इसके हमने बहुत सारे पीस कर दिए, टुकड़े कर दिए, पाउडर बना दिया। ये पाउडर बना दिया हम, देखो। अब देखेंगे आप, अब बताइए यहां पे क्या होगा? यहां अधिशोषण होगा ज्यादा कि यहां अधिशोषण होगा ज्यादा? अब सिस्टबल कहां ज्यादा है? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं, यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा? कॉमन सी बात है, यहां अधिशोषण बहुत ज्यादा होगा, उससे कम और सबसे कम। एक सामान्य सा एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। एक मोटी लकड़ी जलाते हैं, देखिए ना, जलने की दर बता रहे है ना। गांव में लोग बड़ी बड़ी मोटी लकड़ी जलाते थे जब लकड़ी हमारे पास उपलब्ध थी। आजकल तो लकड़ी कमी हो गई। तो मोटी लकड़ी ज्यादा जलती है कि तोड़ के ज्यादा जलती है, छोटे छोटे पीस करके? या बुरादा ज्यादा जलेगा? बुरादा सबसे तेज जलेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो है अधिशोषण की दर बढ़ जाती है, रासायनिक क्रिया की दर बढ़ जाती है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में बेटा क्या अंतर है? इसमें हम अंतर समझाते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, यहां पे देखिएगा। जो भौतिक अधिशोषण होता है जैसे चारकोल पर होता है, रासायनिक अधिशोषण होता है सामान्यतः धातुओं पर होता है। तो रासायनिक अधिशोषण में निश्चित बल रहते, रासायनिक बंध बनते हैं। यहां बलों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए ये बहुपर्तीय होता है। ये बहुपर्तीय होता है, ये एक पर्तीय होता है।
इसमें वान डर वाल्स बल कार्य करते हैं, इसमें रासायनिक बल काम करते हैं। इसमें अधिशोषण ऊष्मा कम निकलती है, इसमें अधिशोषण ऊष्मा अधिक निकलती है। तो ये बड़े बड़े तीन अंतर यहां पे है। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक? ठोस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सबसे पहले आप ताप, ठीक है, दूसरा मान लीजिए दाब, तीसरा मान लीजिए ऊर्जा, पृष्ठ क्षेत्रफल, बहुत सारे कारक हैं, ठीक है। इनसे हम अधिशोषण को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। द्रव स्नेही सॉल क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए द्रव विरोधी और द्रव स्नेही का। ये बना रहे हैं, यहां क्या लिया है? जल लिया है। काय बना रहा है? स्टार्च। स्टार्च आलू में और चावल में रहता है, तो आलू चावल का एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे क्या घोल रहा है? यहां पे आर्सेनिक सल्फाइड घोल रहा है, AS2S3, कोई मीडियम है, H2S मीडियम मान लीजिए। अब यहां घोलेंगे तो ये आसानी से बन जाएंगे। द्रव स्नेही कोलाइड ऐसे हो, देखो जो कोलाइड विलयन उसके दो घटक हैं, परिक्षिप्त प्रवास्था और परिक्षेपण माध्यम। ध्यान दीजिएगा, परिक्षिप्त प्रवास्था स्टार्च विलेय और परिक्षेपण माध्यम जल है। अब स्टार्च को जल में घोलोगे अपने आप कोलाइड तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये स्थायी है, ये स्थायी। इसको घोलोगे आप, ये द्रव विरोधी आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, इसको घोलोगे तो क्या होगा पता है? इसको घोलने पे जो है कोलाइड बन तो जाएगा, मगर अनस्टेबल होने के कारण वो फिर अलग अलग हो जाएगा। द्रव विरोधी है ना, उसको द्रव से दुश्मनी है। देखो विलायक से अट्रैक्शन नहीं है, इंग्लिश देखो लायोफोबिक। लायोफोबिक का क्या मतलब होता है? लायोफोबिक का ये मतलब होता है विलायक से घृणा है। फोबिक माने हेट, विलायक से क्या है? घृणा। और यहां लायोफिलिक, यहां विलायक से प्यार है भैया। जहां प्यार मोहब्बत होता है वहां आप जानते क्या क्या होता है। देखो लायो माने सॉल्वेंट और फिलिक माने अट्रैक्शन, लविंग। तो विलायक से यहां आकर्षण है, इसलिए ये स्थायी है और ये अस्थायी। इस तरफ यहां पे आइएगा, ये एक बार स्कंदित होने के बाद देखो इसमें ये होते हैं अनुत्क्रमणीय। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। और ये कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। इनमें डबल आ, एक ट्रिक भी है, एक ट्रिक भी हमने आपको बताई हुई है। इनमें डबल आ होता है, पहले आ का मतलब अस्थायी और दूसरे आ का मतलब अनुत्क्रमणीय, ठीक है। और तीसरा अंतर लिख लो, इन पर जो आवेश हैं आधे कणों पर प्लस आधे कणों पर माइनस, 50% पर प्लस 50% पर माइनस। यहां पे आइएगा, यहां सभी पर 100% पर या तो धनावेश होता है या 100% पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। ये ध्यान दे लीजिए आप। तो ये द्रव स्नेही द्रव विरोधी में दोनों तैयार कर सकते हैं। द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित क्यों हो जाती है? यार द्रव विरोधी सॉल है ना, उनमें विलायक की कोई परत नहीं रहती। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट। अब इसमें आप नमक मिलाइएगा। क्या मिलाइएगा? नमक। ये मिला दिया, देखो साहब, नमक मिलाया, क्लोराइड आएगा और इनके आवेश को उदासीन कर देगा। अब इसका साइज कितना है? 1 से 100 नैनोमीटर। जब बेटा ये क्लोराइड आके इनके आवेश को उदासीन करेगा तो इकट्ठे हो जाएंगे और स्कंदित हो जाएंगे। तो द्रव विरोधी सॉल का आवेश स्वतंत्र रहता है, इसलिए जल्दी से स्कंदित हो जाते हैं। तो द्रव स्नेही, लेकिन उन पे द्रव स्नेही पे लेयर चढ़ी रहती है। विलायक से प्यार करते हैं, विलायक से अट्रैक्शन रहता है, तो विलायक कवर की रहता है उनको। आ गया समझ में? विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं? ये देखो, देखो ये यहां आप देख लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस। यहां पे मैंने कोई सॉल्व भर दिया है। कौन सा सॉल्व भर दिया है? यहां पर हमने भर दिया है धातु हाइड्रोक्साइड का सॉल्व।
धातु हाइड्रोक्साइड का सॉल्व भर दिया, बिजली प्रवाहित कर दी। हम जानते हैं पूरे धनात्मक कण है, कहां गति करेंगे, कैथोड की तरफ गति करेंगे। इसको कहेंगे विद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड के कणों का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, ये धन कण संचलन, पॉजिटिव कण गति कर। अब इसमें ऋण होता तो इधर जाते, कहां की तरफ, एनोड की तरफ। आया समझ में? दो प्रकार के होते हैं, धन कण संचलन और ऋण कण संचलन। अच्छा, ये जाके यहां चिपक जरूर जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा, अवक्षेप भी बन जाएगा। स्कंदन से क्या तात्पर्य है? किसी सॉल का, ये देखिएगा, स्कंदन होता है किसी सॉल का अवक्षेप में परिवर्तन। किसी सॉल का अवक्षेप में परिवर्तन कौन करता है बताओ? किसी सॉल का अवक्षेप में परिवर्तन KCl करता है। K प्लस है और Cl माइनस है। देखो तो अवक्षेप में परिवर्तन कैसे हो जाता है ये सोचो ना भाई। देखो कोलाइड कणों पर आवेश है, कोलाइड कणों पर क्या रहता है, आवेश। हाँ, ये अलग बात है कि जो द्रव स्नेही है उनमें ज्यादा विद्युत अपघट्ट लगता है, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लगता है। लेकिन जो द्रव विरोधी है वो तो बिना लेयर के घूमते हैं, तो उनका स्कंदन सरलता से होता है। द्रव स्नेही का कठिनता से स्कंदन, द्रव विरोधी का सरलता, लेकिन स्कंदन हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो क्लोराइड कण आएगा और इन कणों को उदासीन कर देगा। जब कणों को उदासीन करेगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने से खतरा क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा बेटा, 100 नैनोमीटर से बड़ा, तो स्कंदन हो जाता है, जैसे रक्त का स्कंदन होता है। अपोहन क्रिया क्या कहलाती है? अपोहन क्रिया ऐसे समझ लीजिए आप, देखो ये मैंने यहां ले लिया, यहां से क्या आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है। देखो यहां से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। देखिए यहां से पानी आ रहा है, तो पानी के आधार पे हम देखो कर सकते हैं। ये देखो अब इसमें जो कोलाइड होगा ना, इसमें जो कोलाइड होगा वो निकल के वास्तविक विलयन होंगे, वो निकल के बाहर आएंगे। ये चर्म पात्र का बना है, अर्धपारगम झिल्ली भी इसको कह सकते हैं अपन। तो अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से कोलाइड का शोधन किया जाता है और कोलाइड में जो वास्तविक विलयन के कण रहते हैं, मतलब आयनों के कण रहते हैं, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर किडनी होती है, मानव शरीर के अंदर जो किडनी होती है ये हमारे ब्लड को प्योर करती है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, नमक, एक्स्ट्रा विषैले पदार्थ घुले रहते हैं, जिससे ब्लड का काम बंद कर देगा ब्लड। तो हमारा जो किडनी रहती है दोनों साइड, वो फिल्टर कर देती, तो ब्लड वापस आके और अपना काम करने लगता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते बहुत अच्छे से। यहां किडनी के किसका काम कर रहा है, यहां पे अभी किडनी किसका काम कर रहा है, अभी किडनी काम कर रहा है अपोहक का। इसको हम अपोहक कह सकते, क्या कह सकते, इसको हम अपोहक कह सकते हैं। टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव देखिए, यहां प्रकाश का स्रोत है, यहां प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, यहां प्रकाश का स्रोत है और यहां पे क्या करना है, लेंस लगा हुआ है। यहां पहले स्लिट लगा देंगे अपन, फिर यहां पे लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस लगाना है। यहां कोलाइड भर देंगे, ये देखो यहां कोलाइड भर दिए। और कोलाइड भरने के बाद क्या करना है आपको, अब ये करना कि यहां से लाइट को फ्लो करना, तो ये लेंस पे लाइट जाएगी, ठीक है, ऐसे लाइट जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी, और यहां चमक आएगी। जहां कोलाइड भरा है, सॉल भरा है, वहां पे क्या आएगी, मार्ग में चमक दिखाई देना, टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी कोलाइड में से प्रकाश की किरणें पास की जाती हैं तो मार्ग में चमक दिखाई देने की घटना टिंडल कहलाती है। इसे किसके कारण होती है टिंडल प्रभाव? टिंडल प्रभाव अधिशोषण की एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। अधिशोषण की एंथैल्पी होती क्या है? देखो बेटा, यहां मान लीजिए अपन ने चारकोल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? चारकोल। देखो ये, और चारकोल को अपन गर्म करेंगे तो ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा। अब जो ऊष्मा निकलेगी वो अधिशोषण की ऊष्मा कहलाएगी। जैसे यहां 20 से 40 किलो जूल निकलती, भौतिक में 20 से 40 किलो जूल निकलती है, और जो रासायनिक होता है उसमें 2 किलो जूल निकलती है ऊष्मा आने की। तो रासायनिक अधि तो हम ऐसे समझ सकते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में क्या अंतर है? जो वास्तविक विलयन है वो है रियल सॉल्यूशन, और जो कोलाइड विलयन है वो हम जानते हैं कि कोलाइड, तो इसमें साइज का अंतर होता है। एक बड़ा अंतर ये है, वास्तविक विलयन का साइज होता है 1 नैनोमीटर से छोटा, और कोलाइड का साइज कहां से कहां होता है बताओ? ये होता है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। इसमें क्या होता है? ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा सकता, ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है। वास्तविक रियल सॉल्यूशन होता है, या जो सत्य विलयन है, शक्कर का उदाहरण, शक्कर का जलीय विलयन का एक उदाहरण है, शक्कर का विलयन का एक उदाहरण है वास्तविक विलयन का। और ये किसका उदाहरण है? स्टार्च का सॉल्ट। देख लीजिए, स्टार्च का सॉल्ट का एक उदाहरण है, स्टार्च का सॉल्ट है कोलाइड विलयन का उदाहरण। परिक्षिप्त प्रवास, देखो कोलाइड विलयन के 2 घटक होते हैं बेटा, यहां देख लीजिएगा। कोलाइड विलयन के 2 घटक हैं। कितने घटक होते हैं? 2। देखो, पहला घटक होता है विलेय। अब इसको आप विलेय नहीं बोल सकते, लेकिन क्या बोलना पड़ेगा? इसको विलेय नहीं बोल सकते, परिक्षिप्त प्रवास्था। क्या बोलेंगे इसको? परिक्षिप्त प्रवास्था। इसकी मात्रा कम होती है। और दूसरा है जिसको हम विलायक बोलते थे, यहां क्या बोलेंगे? बोलो, परिक्षेपण माध्यम। क्या बोलेंगे? परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। तो 2 घटक होती हैं, अधिक मात्रा और कम मात्रा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो यहां धुआं है, स्मोक, तो धुआं होता है, तो धुआं में क्या होता है? ये देखिए, मैं कार्बन के कण रहते हैं। कार्बन के कण, कार्बन ठोस है, कार्बन के कण गैस में होते, मतलब ठोस का गैस में क्या होता है? एरोसोल बोलते इसको। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एरोसोल। ठोस का गैस में होता है तो इसको एरोसोल बोलते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं कोलाइड अवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरी चीज को तैयार करिए, परीक्षा पूरी तैयारी साथ यहां उपस्थित चलेंगे। ऑब्जेक्ट सिस्टमेटिक तरीके मिलते